तरफ से इशू है, क्या प्रॉब्लम है? मैम स्क्रीन भी शेयर है, आपकी आवाज भी क्लियर है। ओके। अच्छा, ट्रेनिंग में एसेंशियल पार्ट क्या होता है कि हमने ये देखना है कि आपके वेट्स इस तरह से ऑप्टिमाइज्ड होने चाहिए, यानी वेट की वैल्यू कुछ इस तरह होनी चाहिए मॉडल के अंदर कि जो लॉस फंक्शन है वो आपका कम है। वेट वैल्यू इस तरह से एडजस्ट की जाए, या जो भी आपके पैरामीटर्स हैं मॉडल के, वो इस तरह से आपके एडजस्ट होने चाहिए कि लॉस स्कोर कम हो। जब लॉस स्कोर कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपके मॉडल की एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी और प्रिडिक्शंस जो हैं वो एक्चुअल वैल्यू से काफ़ी करीब होंगे। इस डायग्राम में हमने देखा था कि जब इनपुट आपके लेयर्स के अंदर पास होके फिल्टर आउट होता है, ठीक है, ये जो इनपुट है जब आपके लेयर्स में से पास होगा और फिल्टर आउट होगा, तो आगे हमने एक लॉस फंक्शन लगाया था। वो जो भी मॉडल आपका प्रिडिक्ट करेगा, फॉर एग्जाम्पल लेयर्स में से जो भी आपका डेटा था वो फिल्टर हुआ और उसके बाद आपके मॉडल ने एक प्रिडिक्शन की, वो प्रिडिक्शन कहलाई आपकी वाई प्राइम या वाई डैश। अब लॉस फंक्शन का काम ये है कि वो जो आपके ओरिजिनल टारगेट था, जो भी आपकी एक्चुअल वैल्यू थी, उसको और जो भी प्रिडिक्टेड वाई है या प्रिडिक्टेड टारगेट है, उन दोनों को वो कंपेयर करके देखेगा कि जो आपकी प्रिडिक्शन आई है वो आपके एक्चुअल वैल्यू से कितनी ज़्यादा करीब है या कितनी दूर है, और उनको देखते हुए, इसकी डिस्टेंस को देखते हुए एक लॉस स्कोर जनरेट करेगा। अब ये लॉस स्कोर बेसिकली आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, जहां हमने आगे लॉस फंक्शन के आगे हमने ऑप्टिमाइजर प्लेस किया है। अब ये जो लॉस स्कोर है वो जाएगा आपके ऑप्टिमाइजर के अंदर, और ऑप्टिमाइजर उस लॉस स्कोर को देखते हुए कि लॉस स्कोर ज्यादा है या लॉस स्कोर कम है, इसको देखते हुए ये वेट्स अपडेट करेगा, और फिर वो वेट्स आपके लेयर्स के पास जाके पास हो जाएंगे, और फिर वही पूरी रिपीटेड साइकिल होगी कि इनपुट आया, वो आपके लेयर्स में गया, फिल्टर आउट होके एक प्रिडिक्शन हुई, प्रिडिक्शन आपके ट्रू वैल्यू से या ट्रू टारगेट से कंपेयर की गई, उसके बाद फिर अगेन लॉस स्कोर जनरेट हुआ, फिर लॉस स्कोर को देखते हुए ऑप्टिमाइजर ने वेट्स अपडेट कर दिए। इस तरह ये साइकिल चलती रहेगी जब तक आपका लॉस स्कोर जो है वो कम नहीं हो जाता और एक्यूरेसी अच्छी नहीं हो जाती। बेसिकली एक्यूरेसी का जो ताल्लुक है वो लॉस स्कोर से, लॉस स्कोर कम होगा और एक्यूरेसी आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी और प्रिडिक्शन एक्चुअल वैल्यू के करीब होगी। तो आज हम जो देखने जा रहे हैं वो बेसिकली ऑप्टिमाइजर का रोल देखने जा रहे हैं कि ऑप्टिमाइजर जो है वो किस तरह वर्किंग करता है, कौन से ऑप्टिमाइजर हम यूज कर सकते हैं वेट्स को अपडेट करने के लिए। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर। एक सवाल पूछना था इसमें आपसे जी, जैसे ये जो आपने फ्लो चार्ट दिखाया था, इसमें पहले उसने प्रेडिक्ट किया था फिर जाके उसको लॉस फंक्शन अप्लाई किया हुआ था, तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले लॉस को फिल्टर करे और फिर प्रोडक्शन को करे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा? लॉस को जब तक प्रिडिक्शन नहीं होगी तो लॉस स्कोर कैसे पता चलेगा? अच्छा, ठीक है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहले जब प्रोडक्ट किया तो उस पर नजर आया कि मतलब वो प्रोडक्शन कितनी करीब है, उसके बाद उसमें जज करते हैं कि लॉस कितना है। जी एग्जैक्टली। तो अब हम देखेंगे ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम। ये क्या करता है कि हमारे जो पर्पस है वो है लॉस फंक्शन को कम करना, किसके को, और उस लॉस फंक्शन को देखते हुए वेट्स को या पैरामीटर्स को अपडेट करना। अभी पैरामीटर्स कौन कौन से हो सकते हैं? अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम की, क्लासिफिकेशन का मतलब यह है कि जैसे आपने एमनिस्ट के ऊपर काम किया, तो अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम की, तो क्लासिफिकेशन के अंदर आपके आ जाते हैं पैरामीटर्स, वेट्स, और अगर मैं बात करूं रिग्रेशन प्रॉब्लम की, तो रिग्रेशन प्रॉब्लम के अंदर आपके पास आ जाते हैं रिग्रेशन की है mx प्लस c। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास पैरामीटर्स होंगे जिसको हमें
एडजस्ट करना है या अपडेट करना है वो होगा बेसिकली आपके पास M और होगा आपके पास C। तो जब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम की, तो उसमें जो एडजस्ट होगा वो होगा वेट्स और इसके साथ बाइस। जब हम बात करते हैं रिग्रेशन की, तो रिग्रेशन के अंदर होगा आपके M और C। MC का मतलब ये हुआ स्लोप और इंटरसेप्ट। यहाँ तक क्लियर? तो ग्रेडियंट डिसेंट ये करेगा कि कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करेगा और वेट्स को ऑप्टिमाइज करेगा। अब वेट्स के यहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट के बेसिकली दो ग्राफ होते हैं, या ये कहें कि दो कंडीशंस होती हैं, वो हम देख लेते हैं। अगर यहाँ पे एनोटेशन ऑप्शन हो मेरे पास, ये हमारे पास दो कंडीशंस हैं यहाँ पे। ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर के अंदर हमारे पास दो कंडीशन ये हो सकती हैं। इसमें तो सबसे पहले ये है कि पैराबोला बनता है ग्राफ, ठीक है। अब हमारे पास जो एक्स एक्सिस होगा वो बेसिकली होगा वेट्स, और जो वाई एक्सिस है वो है लॉस फंक्शन, या इसको हम कहें तो कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन होता क्या है? हमने अभी तक लॉस फंक्शन देखा है। कॉस्ट फंक्शन क्या चीज है कि जब आपके पास डिफरेंट लॉस फंक्शंस हों, जब आपके पास डिफरेंट लॉस फंक्शंस हों, तो उन सब का अगर आप एवरेज निकालें तो वो जो एक सिंगल वैल्यू आएगी वो बेसिकली कहलाएगी आपकी कॉस्ट फंक्शन। तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास है वेट्स और वाई एक्सिस पे है हमारे पास कॉस्ट फंक्शन। हमारा गोल ये है, अच्छा ये जो सेंटर की जो वैल्यू होती है वो बेसिकली होती है 0। यहाँ पे हमारे पास जो कॉस्ट फंक्शन होगा या लॉस फंक्शन होगा वो मिनिमम होगा। अगर फॉर आवाज नहीं आ रही है आपकी। इंटरनेट प्रॉब्लम है शायद। अच्छा, रमशा प्रॉपर्ली हमसे डिस्कनेक्ट हो गई है, तो लेट्स सी। मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही है? जी सर। यस सर। ठीक है, रमशा आप आ जाएं तो मुझे यानी इन्फॉर्म कर दिएगा, मैं आपको वर्क कर दूंगा। अच्छा जी, अब देखिए हम ना सिंपल सी कुछ काम करने जा रहे हैं, और ये हमारे पास पिक्चर नंबर 1 है। थोड़ा सा काम किया था, इसको समझते हैं। हम क्या करते हैं, हम डेरिवेटिव निकालते हैं, और डेरिवेटिव क्या होता है, हम फंक्शन अप्लाई करते हैं जिसे हम स्लॉप भी कहते हैं। तो डेरिवेटिव का हूँ, स्लॉप का हूँ, डिफरेंशिएटेबल का हूँ, ठीक है। तो ये सारे के सारे नाम एक ही हैं। हमारे पास ये चीज़ हमें पता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको भी हम प्रूव करेंगे कि एक्स स्क्वायर क्या है, या फिर हम कहते हैं फंक्शन ऑफ x, जो भी हम x पास करते हैं वो बराबर होता है एक्स स्क्वायर के। ये कुछ चीज़ें हमें प्रूव करनी है। अच्छा, तो अब ये कैसे प्रूव करेंगे ये हमें देखना है। हम ये सारे काम करते हुए ना कुछ चीज़ें निकालेंगे। एक मिनट, जो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ पर्पस हमारा क्या है। हमारी जो मशीन है, मशीन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। लाइन इक्वेशन है ना, रिग्रेशन में हो या मशीन लर्निंग में हो, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। यहाँ पे आप क्या कहते हैं, डब्ल्यू एक्स प्लस बी। नजर आ रहा है सबको? मुझे हाईलाइट भी करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सिंपल मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। इस इक्वेशन के थ्रू हम जो ड्राइव करने वाले हैं वो इक्वेशन बनाएंगे,
आपके देखें हमें जो दो चीजें, x आपका कांस्टेंट है, इनपुट आपका क्या है, कांस्टेंट है, यानी ये जो x है ये वाला आपका क्या है, ये कांस्टेंट है, जबकि न्यूरल नेटवर्क जो चीजें चेंज कर सकता है वो दो चीजें, एक ये वाला m और एक ये वाला b, ऐसा ही? यस सर। ठीक है। अच्छा, तो अब देखा जाए में फंक्शन हमारे पास दोनों चीजें कांस्टेंट है, तो y इज इक्वल टू f यानी x के बराबर, ये कांस्टेंट होके ये आगे कोएफिशिएंट होंगे जो कि मशीन लर्निंग खुद फाइंड करेगी। तो हमारे पास जो फंक्शन बन रहा है वो किसके बन रहा है, y इज इक्वल टू x। ठीक है। अच्छा, अब हम वापसी पीछे आ जाते हैं। सॉरी, पता नहीं क्यों मेरा इंटरनेट जो है वो प्रॉपर चल नहीं रहा। सही सही सही। ठीक है रिमशा, कोई नहीं, तो आप कंटिन्यू करें या फिर मैं कंटिन्यू कर लूं? आप कंटिन्यू करें, अगर डिस्कनेक्ट होता तो फिर मैं दोबारा ओवर टू लूँ। ठीक है, थैंक यू। मैं इसको स्टॉप तो रिपीट कर। जी रमशा, आपको रिपीट करवाएंगे। ओके, तो हम कहाँ थे कि हम पहले देखते हैं ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर को। ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर को हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से पहले देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक मोबाइल परचेज किया और उस मोबाइल के जो एक्चुअल प्राइस थे वो है 35,000। अब आप अपने फ्रेंड से कहते हैं कि गैस करो कि मैंने ये जो मोबाइल है वो कितने का परचेज किया होगा। उसने रैंडम गैस किया, स्टार्ट उसने ये किया कि 45,000 से। तो आपने क्या कहा कि भाई ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट उसने ये गैस किया, 45,000 के बाद वो आता है 23,000 पे। आप ये कहते हैं कि भाई इतना ये सस्ता भी नहीं है, तुमने पहले 45,000 किया तो ये तुमने ज़्यादा कर दिया गैस, अब 23,000 कर दिया तो ये तो तुमने बहुत कम कर दिया। अब वो क्या करता है, वो 23,000 से फिर एक और गैस करता है, वो है 30,000। 30,000 के बाद आप ये कहते हैं कि अभी भी तुम थोड़े दूर हो। नेक्स्ट वो क्या करता है, 30,000 के बाद पहले उसने देखा कि अब 45,000 किया था, ये भी ज़्यादा हो गया, 23,000 किया, ये कम हो गया, 30,000 किया तो कुछ करीब हूँ मैं, इसका मतलब। अब वो क्या करता है, वो कर देता है 33,000। अब आप कहते हैं हाँ, अब तुम काफ़ी करीब हो मेरे एक्चुअल प्राइस के, जो भी जिसमें भी मैंने परचेज किया है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, जब हम रैंडम गैस देखें तो उसने क्या किया कि 45,000 जब उसने गैस किया था, ये उसे बहुत ज़्यादा, आपने कहा कि ये बहुत ज़्यादा आगे तुमने प्राइस बता दी, तो उसने क्या किया, माइनस कर दिया 22,000 रुपीज़, फिर वो आ गया 23,000 के ऊपर। अब 23,000 पे उसने क्या किया कि स्टेप साइज उसका क्या था, 7,000 का। जब उसने 7,000 प्लस किए तो वो आ गया 30,000 के ऊपर। 30,000 के अंदर जब उसने 3,000 प्लस किए तो अब वो आ गया 33,000 के ऊपर। तो ये बेसिकली यही काम हमारे ऑप्टिमाइजर का होता है कि वो वैल्यूज को प्लस माइनस करके, ये बेसिकली वेट्स हैं, ये रैंडम गैस क्या है, ये बेसिकली एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये वेट्स हैं। तो इसी तरह ये प्लस माइनस करके वेट्स को एडजस्ट करता है अपने डिजायर्ड वैल्यू तक पहुंचने में। यही काम हमारा ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर भी करेगा। कुछ वो प्लस करेगा वेट्स, कुछ माइनस करके देखेगा कि अब वेट सही है, कॉस्ट फंक्शन हमारा कितना आ रहा है, फिर कुछ प्लस करके देखेगा, अब चेक करेगा कि अब वेट्स, ये जो हमारे कॉस्ट फंक्शन है इस पे क्या इफेक्ट आ रहा है। अब ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर की दो कंडीशंस हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूं तो फर्स्ट कंडीशन कुछ यूं होगी कि सबसे पहले तो यह है कि एक पैराबोला बनाता है। हमने देखा कि एक्स एक्सिस पे हमने वेट रखे और वाई एक्सिस के ऊपर हमने अपना फंक्शन रखा, कॉस्ट फंक्शन, एफ एक्स कहते थे इसको, ठीक है। अगर रैंडम गैस, क्योंकि हम जो वेट्स होते हैं वो इनिशियलाइज जब होते हैं तो वो रैंडमली इनिशियलाइज होते हैं ट्रेनिंग के दौरान। जब सबसे पहला जो वेट जाएगा या सबसे पहला जो पैरामीटर जाएगा वो रैंडम जाएगा। तो फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास जो वेट था, वो जो रैंडम वेट गया है, वो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है इस पोजीशन पे, यानी माइनस में, नेगेटिव साइड पे है, लेफ्ट साइड पे, तो अब गोल क्या होगा कि उसने आना है मिड पे। यानी जब ट्रेनिंग जो है, हमारे गोल ये होगा कि वेट्स हमारे इस तरह एडजस्ट होने चाहिए कि कॉस्ट फंक्शन हमारा या तो मिड पे है यानी 0 पे,
या तो इस तरफ आए या फिर इसके करीब करीब आए। इन अ रियल वर्ल्ड हमारा जो कॉस्ट फंक्शन है वो कभी भी 0 पे आ नहीं सकता। ये है कि करीब करीब होगा, 6 या इस तरह 6% या 7%, इस तरह से करीब करीब तो हो सकता है, लेकिन कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो आइडियली क्या है कि हमारे जो कॉस्ट फंक्शन है वो इसके इन बिटवीन होना चाहिए, इस पोजीशन में आना चाहिए। तो अगर वेट हमारे स्टार्ट होते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ से, तो गोल ये होगा कि वेट डिक्रीज होता जाए, यानी जो स्लोप है हमारी वो डिक्रीज होती जाए और यहाँ पे ग्रेजुअली इसके करीब करीब आ जाए। तो फर्स्ट कंडीशन ये थी कि हो सकता है वेट्स जो रैंडम इनिशियलाइज हुए हैं वो लेफ्ट साइड से हुए हैं, एक फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन ये हो सकती है हमारी कि जो वेट्स हैं वो आपके राइट साइड से इनिशियलाइज हुआ, यानी जो स्लोप है वो राइट साइड पे हो, ग्रेडियंट जिसको हम कहते हैं वो आपके राइट साइड पे हो। तो अब क्या है, आइडियली हमें यही करना है कि वेट्स की वैल्यू को इस तरह से डिक्रीज करना है या स्लोप को आपने इस तरह से लेके आना है कि वो सेंटर पॉइंट पे आ जाए, यानी कॉस्ट फंक्शन आपकी कम से कम हो। अच्छा मिस, मेरा एक क्वेश्चन है कि जो लेफ्ट साइड पे जो वैल्यूज हैं कि वो नेगेटिव में होंगी? जी ठीक है, और राइट साइड पॉजिटिव में? जी जी। ओके। तो ये बेसिकली ये जो पॉइंट है ये कहलाते हैं हमारे स्लोप। तो हमें स्लोप को या तो लेफ्ट यानी डिक्रीज करना है, या तो डाउनवर्ड लेके आना है, या तो अपवर्ड लेके जाना है, यानी नेगेटिव की तरफ लेके आना है स्लोप को, या तो पॉजिटिव की तरफ लेके आना है कि हमारे कॉस्ट फंक्शन मिनिमम हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि डायरेक्शन किस तरह डिसाइड की जाए, कि लेफ्ट पे जाना है या राइट पे जाना है, या फॉर एग्जांपल अपवर्ड लेके जानी है वेट्स की वैल्यू या फिर डाउनवर्ड लेके जानी है, डायरेक्शन किस तरह डिसाइड हो। ये डायरेक्शन जो डिसाइड करेंगे वो आपके बेसिकली वो करते हैं आपके ग्रेडियंट या स्लोप आपके डिसाइड करेगा कि डायरेक्शन कितनी होनी चाहिए। अगर मैं ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर का आपको फॉर्मूला बताऊं, इसको पहले रिमूव कर देते हैं। ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर किस इक्वेशन के ऊपर काम करता है, वो है न्यू वेट इक्वल्स टू ओल्ड वेट माइनस स्टेप साइज। ये स्टेप साइज क्या है, न्यू वेट इक्वल्स टू ओल्ड वेट माइनस स्टेप साइज किससे मिलके बनता है, यानी कितने स्टेप्स नीचे आए। There is a lag in your voice. स्टेप्स वो ऊपर जाए, ये चीज आपकी स्टेप साइज डिसाइड करेगी। स्टेप साइज आई थिंक रमशम से दोबारा डिस्कनेक्ट हो गई है। मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, अच्छा चलें, ठीक है। तो अब हमने देखा कि हमने x और y के ऊपर किन दो चीज़ों को रखा है और उसकी बेस के ऊपर ही हम स्लॉप बनाएंगे, ठीक है, जैसे कि रमशा ने बताया। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि x के ऊपर आपने वेट्स रखे हुए और y के ऊपर आपने क्या रखा हुआ है, आपकी कॉस्ट फंक्शन या लॉस फंक्शन। ये अभी बात करेंगे क्या होता है। तो सिंपल एक कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या नाम है, पैरागोला जो होता है ना, उसकी इक्वेशन होती है। जो पैरागोला हमने बनाया था, तो पैरागोला की जो इक्वेशन होती है जी, ठीक है। तो हम यानी डेरिवेटिव वगैरह जो फाइंड करते हैं उसकी सिंपल सी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्लॉप जो हमारा होगा। अब ये हमारे पास जब इक्वेशन है, इस इक्वेशन को फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हुए हमारे जो डिजायर रिक्वायरमेंट है वो क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी।
तो हमें m की वैल्यू और c की वैल्यू या x की वैल्यू और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस इक्वेशन को जरा हम नॉर्मल देखते हैं कि ये काम कैसे करेगी। ये इक्वेशन समझ आ गई, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये हमने लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, या इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो फंक्शन ऑफ x बराबर है एक्स स्क्वायर के। हमारे पास सिंपल इक्वेशन है, हम क्या करते हैं, इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव क्या है, देखें असल में देखें डेरिवेटिव की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। मैं कहूँ कि अगर ये लीनियर हमारे पास इक्वेशन होती, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि भाई एक बंदे का स्टेप 1 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो अगर कोई बंदा 1 होता है तो उसका y जो होता है ना वो भी क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, लीनियर है। अगर किसी बंदे का 2 वैल्यू होती है तो उसकी y वैल्यू भी क्या होगी, 2, ठीक है। अगर किसी बंदे की 3 हो तो उसकी y वैल्यू भी क्या होगी, तो पैरेलल होती है। पैरेलल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो उसकी क्या होगी, y वैल्यू भी 3। तो लीनियर जो आपके पास लाइन है, उस लाइन के ऊपर आपके मैं कोई भी पॉइंट पूछूं, अगर मैं कहता हूं किसी पॉइंट के ऊपर 10 पॉइंट, उसके ऊपर y की वैल्यू क्या होगी, 10 नहीं होगी, 10 होगी। तो हमें ये चीज तो पता चल गई। लेकिन अगर ये नॉन लीनियर पाथ होता, ठीक है, जो आप यानी चांद तक जा रहे हैं ना, वहां पे भी डेरिवेटिव यानी आप इस्तेमाल करते हैं। अगर ये कोई हाइपरबोला एक इक्वेशन होती, मैं कहता हूँ x की वैल्यू यहाँ है तो आपने कहा यहाँ है, अब y की x की 2 यहाँ पे थी 0 के ऊपर, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, -1 -2 -3, तो आपने कहा -3 पे यहाँ है, -2 के ऊपर यहाँ है, 1 पे यहाँ है, 2 पे यहाँ है, तो हर उसके अगेंस्ट y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, स्टोर है। अच्छा, तो ये पैरागोला के ऊपर अगर मुझे पाथ के ऊपर मालूम करना है, एक जिसके अंदर ये पैरागोला फिक्स नहीं है ना, ये इस तरह भी जा रहा होता है, तो अगर मैं आपको कोई भी एक वैल्यू देता हूं, किसकी, x की वैल्यू 20, तब क्या मुझे आप ये बता सकते हैं कि इसकी y वैल्यू क्या होगी, ठीक है, आप नहीं बता सकते, कैसे होगी, आपने क्या, ये लीनियर वाला पाथ नहीं, मैं सर वो y इक्वल टू x कैसे कह रहा हूँ। हाँ, अच्छा, तो अब हमें नहीं पता कि y की वैल्यू क्या होगी, तो फिर हमारे पास एक डेरिवेटिव या डिफरेंशिएबल जिसे हम कहते हैं, उसके जरिए हम ये बता सकते हैं कि अगर आपके पास एक पाथ मौजूद है जिसके अंदर मुख्तलिफ x की वैल्यू मुख्तलिफ पॉइंट पे है, y की वैल्यू क्या होगी हम डेरिवेटिव निकाल के बता सकते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव का पर्पस समझ आया, क्यों जरूरत पेश आ रही। जी दोस्तों, जी सर। अब जब ये चीज आपको समझ आ गई, डेरिवेटिव निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। क्या तरीका है, आपने क्या किया, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव जब भी अप्लाई होगा दोनों साइड पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसके राइट साइड भी किया और इसके लेफ्ट साइड भी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है, डी ओवर डी एक्स, जैसे हम कहते हैं डेरिवेटिव, ठीक है। तो डी ओवर डी एक्स इस पे y पे भी लेफ्ट साइड पे भी अप्लाई होगा एंड राइट साइड पे भी अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमने ये काम किया, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। अच्छा, अब जब डेरिवेटिव को हम यानी सिंप्लीफाई करते हैं, इसको ओपन करते हैं, तो रूल क्या कहता है, रूल ये कहते हैं, तो सिंपल एक वैल्यू थी तो dy ओवर dx हो गया, ठीक है, ये पार्ट तो बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया आसानी से। लेकिन अब यहाँ पे x पावर था, ठीक है, x स्क्वायर था, स्क्वायर के अंदर जब भी वैल्यू होती है तो रूल ये कहता है कि जब भी आप इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो रूल ये कहता है कि जो भी आपकी वैल्यू होती है, ठीक है, उसको उठा के, पावर को उठा के आप क्या ले आते हैं शुरू में। तो हमने पावर को उठा के लिया शुरू में, आपका जो भी एक्सपोनेंट है वो वैसे ही लिख देते हैं। हमारा एक्सपोनेंट क्या था, x, ठीक है, और उसमें से एक पावर क्या होती है, -1 यानी एक माइनस कर देते, तो ये बचती है 1, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको और फिर सिंप्लीफाई करते, तो अगर मैं उसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन बची वो क्या बची है, x की पावर क्या है 1, तो 1 ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 2x। ये बात भी समझ आई या इसमें कोई मुश्किल है? ओके, तो हमारे पास हम डेरिवेटिव निकाल लें, क्योंकि हमें नेक्स्ट पॉइंट नहीं पता था, हमें x पता है, हम y मालूम करना चाह रहे हैं कि हम अगर यानी आपका पाथ क्या हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, जिसमें आपकी यानी कर्व बन रहे हो
और कर्व के ऊपर आपको x की मदद से y को मालूम करना है, तो आप डेरिवेटिव निकालते हैं। तो हम अब एक पॉइंट रैंडमली गेस करते हैं। मैंने आपको एक पॉइंट दिया 2,3, ठीक है, यानी तो पहले मैं आपको कह रहा था 2 है 3 है, तो आप बता रहे थे उसकी लीनियर के ऊपर पाथ आप क्विक कैलकुलेशन करके बता रहे थे कि 5 है तो 5 ही उसका y होगा। लेकिन अब हाइपरबोला के ऊपर मैंने आपसे पूछा कि एक पॉइंट है आपके पास, क्या x पॉइंट में दे रहा हूं, क्या है उसका 2, ठीक है, या एक नया पॉइंट है, तो 2 पॉइंट क्या है 3। अब ये डेरिवेटिव उसका निकालना है। डेरिवेटिव क्या निकालना है? उस पॉइंट से ये आगे ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, ये हम इससे मालूम करना चाह रहे हैं कि इस पाथ पे जब हम खड़े हैं तो आगे आपकी मूवमेंट कहां पे होगी। पॉइंट क्या दिया आपको मैंने 2,3। अच्छा 2,3 का मैं डेरिवेटिव निकालता हूं, dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x, ये हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन के तहत निकालें, तो भाई इस इक्वेशन के तहत निकालना है तो dy ओवर dx क्या होगा? आपने कहा 2,3, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है। इसको सॉल्व किया, क्या आ गया हमारे पास? स्लोप क्या आ गया 4, ठीक है। तो ये हमें ये बताता है कि हाइपरबोला पे जब आप खड़े हुए हैं और आप इस पोजीशन में 2,3 जो है इस पोजीशन में खड़े हुए हैं, तो स्लोप ये बताएगा आगे आप किस तरफ डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो स्लोप आपको क्या बता रहा है? आपकी डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। ये जो स्लोप है ये आपको क्या बताएगा? आपकी डायरेक्शन बताएगा। तो ये 4 है। अब ये हमारे पास आता है स्लोप। ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर हमें ये कहता है कि आप पैराबोला पे जिस पॉइंट पे भी खड़े हुए हैं आप उसका निकालते हैं, क्या निकालते हैं? ग्रीन डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। ये क्या है आपका स्लोप, ठीक है। तो जो भी आप स्लोप निकालेंगे उस स्लोप के अपोजिट डायरेक्शन में वेट्स को अपडेट करना है हमारा। अगर स्लोप, अच्छा अपोजिट डायरेक्शन से पता क्या मुराद है? आपकी जो गिनती होती है ना वो पॉजिटिव और नेगेटिव में चल रही होती है, ये बात भी सबको पता है, ठीक है। यहाँ पे 0 है, -1, -2, -3, ठीक है, समझ लीजिएगा। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, ठीक है। तो अगर आपका डेरिवेटिव आया, क्या आया? लाइक 4 आया। स्लोप क्या है आपके पास जी? स्लोप क्या है जी दोस्तों? 4 आया। तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी? अगर ये प्लस की तरफ आ रहा है तो मुझे वेट्स W और B की वैल्यू थी ना, W और B की वैल्यू, अगर W और B की जो भी वैल्यू है मुझे उसको अपोजिट डायरेक्शन में अपडेट करना। अगर उसकी पहली वैल्यू थी 5 और 3 तो मैं उसकी वैल्यू को क्या कर दूंगा? अपोजिट डायरेक्शन। वेट 5 एंड 3 है, तो अब मैं इनको अपोजिट डायरेक्शन में इनको कम या ज्यादा करना है, तो 5 की प्लस यानी प्लस में वैल्यू है, अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी? 5 में कम किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा? कम किया जाए, ठीक है। यानी नेक्स्ट वैल्यू जो अब हम लेंगे W की वो क्या होना चाहिए 4, इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए 2। वो पॉइंट में भी हो सकती है, डेसिमल में भी हो सकती है, हम सिर्फ सिंपल समझने के लिए कर रहे हैं। ये बात समझ आई? यस सर। अच्छा अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये जो 4 निकला है ना, इस 4 के मुख्तलिफ नाम है। डिफरेंशिएबल हम इसको कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं, स्लोप कहते हैं, इसको हम m कहते हैं, इसको हम ग्रेडियंट कहते हैं, इसको हम tan h कहते हैं, ठीक है, tan थीटा, इसको y और y x कहते हैं, इसको हम वेट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इतने सारे इसके नाम है, कोई भी नाम लेने कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हम इसको क्या नाम दे रहे हैं? स्लोप कह रहे हैं, ठीक है। इतने सारे नाम लेते हैं, अभी हम इसको क्या नाम दे रहे हैं? स्लोप। अब ये रूल क्या कह रहा है कि इफ डेरिवेटिव इज नेगेटिव चेंज इन x ऑफ फंक्शन ऑफ x विल बी डिक्रीज, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव में आती है, ठीक है, आपकी वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव फॉर्म में आती है। स्लोप कैसे कहते हैं इसको? सॉरी, आपने देखिए, ओके ओके, देखिए आपने ये जो इस पॉइंट पे आप खड़े हुए थे ना, जो पॉइंट फी था, हमारा पॉइंट क्या था 2,3,
एक मिनट, हमारा पॉइंट क्या था? 2,3। अच्छा, अब 2,3 के ऊपर ये जो डेरिवेटिव निकाला है ना, ये निकला स्लॉप, ये स्लॉप है। तो जो 4 निकला है ना, इसने स्लॉप W, जो उसको हम वेट भी बोल लेते हैं, WX प्लस B, तो ये आपकी लाइन जब बनेगी तो ये क्या निकालेगा आपका? स्लॉप। W की वैल्यू है ना, ये स्लॉप की वैल्यू है। अच्छा, अब ये स्लॉप ये बता रहा है कि अगर पॉजिटिव में आ रहा है ना, तो ये जो पाथ है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये किसकी तरफ जा रहा है? पॉजिटिव वे में। ठीक है, इस जगह पे हम खड़े होके जाएंगे तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या? ऊपर की तरफ। और अगर ये होता माइनस, क्या नाम है, जैसे -3 है, ये -4 है, तो इसका मतलब क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट किस तरफ जा रहा है? नीचे की तरफ। तो ये आपको डायरेक्शन बता रहा है कि नेक्स्ट जो चेंज आएगा, आप जिस पॉइंट पे खड़े हुए हैं, वो पॉजिटिव चेंज आएगा, आगे की तरफ जाएंगे या आप पीछे की तरफ जाएंगे। ये बात समझ आई? थैंक यू सर। ठीक है, तो देखें, हमने ये चीज पढ़ी कि हमें जब पाथ यानी डेरिवेटिव लाइन पे नहीं होते और आप किसी भी एक पॉइंट पे खड़े होकर मुझसे पूछते हैं कि मैं आगे की तरफ जा रहा हूं या पीछे की तरफ जा रहा हूं, तो मैं कैसे बताता हूं? मैं उसका डेरिवेटिव लेके निकाल के बताता हूं। तो मैं उसका डेरिवेटिव निकालता हूं। अगर वो, अब हमें पता है कि ये गिनती आपकी प्लस और 1 की तरफ जा रही है, ठीक है, या 1 2 3 की तरफ जा रही है या माइनस की तरफ जा रही है। ठीक है, तो अगर आपका जो स्लोप है, आप किसी भी पॉइंट पे खड़े हैं, आपका स्लोप अगर पॉजिटिव में आता है, मैंने कहा स्लोप आया 4, तो इसका मतलब है कौन सी साइड पे जा रहे होंगे? माइनस वाली साइड पे जा रहे होंगे, पॉजिटिव वाली साइड पे जा रहे होंगे? जी दोस्तों, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। पॉजिटिव की तरफ। और अगर मैं कहता हूं -5 है, नेगेटिव, तो नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो हमें ये पता चल गया कि हमें ये जो स्लोप निकलता है, इससे पता चलता है कि हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। अच्छा, जब हमें डायरेक्शन पता चल गई, अब हम आगे चलते हैं। ये क्लियर है ये सारी बातें जो कही हैं? डेरिवेटिव क्यों निकालने, क्या है? ओके, ग्रेट। अच्छा, अब हम ना थोड़ा सा और इसको आगे मूव करते हैं। देखिए, हमें जो इक्वेशन फाइनल हम फाइंड करेंगे ना, हमारे पास ये दो चीज़ हम फाइंड करने वाले हैं। एक m की वैल्यू, m1 न्यू m है, m0 ये पुराना वाला है, ये लर्निंग रेट और एरर है। अभी इस पर हम बात करेंगे। ये आपका इनपुट होगा और ये आपका लर्निंग रेट होगा। ठीक है, जबकि आपका जो b होता है, इंटरसेप्ट, ठीक है, उसके लिए ये फार्मूला होगा। ये हम फार्मूले को ड्राइव करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, या विद डायग्राम। कैसे करेंगे? तो इसको हम यहाँ डिफाइन करते हैं। आपको ये चीज़ पता है कि रिग्रेशन जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आपकी एक लाइन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? y = mx + b। ऐसे ही हम मशीन को x देते हैं, मशीन लर्निंग उसके ऊपर क्या करती है? इस इक्वेशन को अप्लाई करती है और हमें जो नई चीज प्रोवाइड करती है, वो नई चीज क्या होती है? नई चीज क्या प्रोवाइड करती है? गैस, जिसे हम प्रिडिक्शन बोलते हैं। हम इसको गैस बोलते हैं, इसको हम प्रिडिक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट भी कहते हैं। अभी पढ़ा था ना? ठीक है, सोच रहे होंगे कितनी बुरी राइटिंग है, लेकिन माउस से तो इसी तरह आती है भाई। ओके, तो हमें पता चला, हमने इनपुट दिया, मशीन लर्निंग अप्लाई हुई और वो हमें देती है आउटपुट, जिसे हम कह रहे हैं गैस। अच्छा, हमारे पास एक y, उसको हम गैस भी कहते हैं, हम इसको y भी कहते हैं। ठीक है, हम इसको और बहुत सारे नाम हैं, इतने सारे नाम दिए जाते हैं। तो हमें पता चला कि मशीन जो प्रिडिक्ट कर रही है उसको हम कह रहे हैं गैस, और जो पहले से इसका आंसर था उसे हम क्या कह रहे हैं? पहले से जो आंसर है उसको हम क्या कह रहे हैं? जी दोस्तों, क्या कह रहे हैं उसको? एक्चुअल कह रहे हैं। बिल्कुल, एक्चुअल कह रहे हैं, या वाई नॉन कह रहे हैं, या उसको हम ट्रूथ वैल्यू या ट्रू वैल्यू कह रहे हैं। ठीक है, ग्राउंड ट्रूथ कहते हैं, बहुत सारे नाम है। तो वो एक्चुअल कह रहे हैं, सबसे आसान जो अभी तक आपको याद है, एक्चुअल वैल्यू। अच्छा, जब मेरे पास एक्चुअल वैल्यू है, ये सारी चीजें, अब आगे हम चलते हैं। हमारे पास जो लॉस फंक्शन होता है, कॉस्ट फंक्शन होता है, वो कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? देखें, लॉस का मतलब क्या था? मैं अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस निकालता हूं, ये क्या है?
लॉस है, ठीक है, ये भी आपका एक लॉस आ रहा है, ये भी आपका एक लॉस आ रहा है। अच्छा, आप क्या करते हैं, इन सब लॉसेस को जमा करते हैं तो वो टोटल आपकी क्या होती है, कॉस्ट। उसको हम सम करके भी निकालते हैं, एवरेज करके भी निकालते हैं, मीन करके भी निकालते हैं, बहुत सारे हमारे पास क्या है, फंक्शंस हैं। तो याद है आपको लास्ट टाइम इक्लूडियन डिस्टेंस और दूसरा वाला डिस्टेंस हमने पढ़ा था ना? यस सर, पढ़ा था। ठीक है। अच्छा, मैं इसको ना बहुत फास्ट ट्रैक में करवाऊंगा क्योंकि आगे मेरी दूसरी क्लास में स्टार्ट हो जानी है, तो रमशा को फिर मैं ओवर टू करता हूँ। रमशा, आप आ गए? ठीक है, आई थिंक रमशा आ चुकी है, लेकिन इंटरनेट प्रॉब्लम कुछ चल रही है। सर एक सवाल था जी। ये जो आपने ऊपर लाइन ड्रॉ करी थी और बताया था कि उसके जो डॉट्स आ रहे हैं, जो कुछ ऊपर जा रहे हैं कुछ नीचे आ रहे हैं, जिसको हम लॉस कह रहे हैं। जी। हाँ, लेकिन ये लॉस जो हम कह रहे हैं इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो तो जो एक्चुअल जो पॉइंट्स हैं वो तो एक्चुअल डेटा के ऊपर है ना, और ये जो लाइन ड्रॉ हुई है ये तो समझ लें कि वो एक टोटल पॉइंट्स के ऊपर नहीं है, ये सर्टेन पॉइंट्स के ऊपर है, तो उसको हम लॉस क्यों कह रहे हैं जबकि वो तो एक्चुअल डेटा ही है वो तो। नहीं, देखिए, असल में देखिए हमारी मशीन ने कहा वाई ये है, ठीक है, इस जगह को वाई कह रहे हैं। एक्चुअल जो होता है इसका जो वाई था वो इस पोजीशन के ऊपर वाई आ रहा था, ऐसे ही। जी जी जी। अब इन दोनों के दरमियान का जो फर्क है, यानी फर्क है, उसको हम कहते हैं एरर, ठीक है। रेसिडुअल भी कहते हैं, एरर भी कहते हैं, और इसके बहुत सारे नाम है, तो ये एरर है। तो इन सारे एरर्स की वैल्यू को मैं सम करके उनका एवरेज लूं, इक्लूडियन डिस्टेंस निकालूं, या 2-3 डिस्टेंस हमने लास्ट टाइम पढ़े थे ना, ठीक है। तो हमने एक मैनहट्टन डिस्टेंस पढ़ा था और एक इक्लूडियन पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे भी इक्लूडियन डिस्टेंस अप्लाई हो रहा है। अच्छा, अब जब इक्लूडियन डिस्टेंस यहाँ पे अप्लाई हो रहा है तो आगे हम इसको फर्दर आगे एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। गैस माइनस प्रिडिक्शन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं सर, एक चीज और थी। अब लाइन के कुछ ऊपर भी लॉसेस है और जो लाइन के नीचे है वो भी लॉसेस है, तो कौन से मतलब फेवरेबल है कि मतलब जिनको हम मतलब कंसीडर कर सकते हैं, किसको हम नहीं कर सकते? कि आप लाइन के ऊपर वाले सही हैं या लाइन के नीचे वाले सही? देखिए, हमारा पर्पस क्या होता है रिग्रेशन में, हमारे पास एक लाइन ऐसे भी क्रिएट हो सकती है। मैं इसको जरा ये करता हूँ, और यहाँ पे देखिए एक लाइन ऐसे भी क्रिएट हो सकती थी, ठीक है जी। एक लाइन ऐसे भी होती, 10 लाइन ये क्रिएट करता। मैं आपसे बोलता है इन सबसे अच्छी वाली लाइन कौन सी है, तो रूल ये कहता है जिसका लॉस यानी जो जनरल लॉस है सबसे कम हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब पहली वाली लाइन आपने क्रिएट की थी तो हर लाइन से इसका वाई, इसका वाई, इसका वाई, इन सब के दरमियान के इनका क्या निकालते हैं, फर्क निकालते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं, लॉस कैलकुलेट करना। ऐसा ही है, सब पॉइंट के साथ होगा। अच्छा, तो उनका जो जनरल ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद कि ये एक्चुअल वर्सेस प्रिडिक्शन, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वाई का, उनको आप कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेट करने के बाद इसका लॉस आया लाइक 7, ठीक है। एक को लाइन आई थी उसका आया लाइक 20, मुख्तलिफ हो सकते हैं, ठीक है। एक का आया 5, ठीक है। इस वाली लाइन का जो लॉस आया वो आया 3, ठीक है। एक और लाइन थी उसका आया था 25। अब मुझे बताएं कौन सी लाइन बेहतर है? 3 वाली। तो बस ये रूल कहता है। अच्छा। क्योंकि सारी तो हम नहीं कर सकते हैं, सबके ऊपर टच हो ही नहीं सकता, तो फिर हम इस तरह करते हुए इस प्रोसेस पे जाते हैं। इसमें सर एक चीज और भी ऐड हो सकती है कि ये जो लाइन होती है ये मीन पॉइंट से गुजरती है, एवरेज पॉइंट से गुजरती है, जो लीनियर रिग्रेशन की है। इस वजह से भी ये जो है, जैसे भाई क्वेश्चन कर रहे थे उस पर ये मतलब उसका ये भी एक आंसर हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है, सही, मेन उससे गुजर रही है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं क्योंकि ये मुझे लाजमी 10 मिनट में कवर करवाना है, और बाकी ये नोट्स अगर आपके साथ शेयर कर दूंगा। हमारे पास क्या है, गैस माइनस क्या था आपके पास, एक्चुअल, सब यानी वाई के दरमियान लॉसेस निकाले, जैसे अभी मैं एक एक करके निकालना था, उन सब का स्क्वायर लेतेगा, उन सबको आप क्या कर लेंगे, सम। तो पहली लाइन का लॉस, उसको हम कॉस्ट फंक्शन भी कहते हैं या लॉस भी कहते हैं, तो कॉस्ट फंक्शन आया, दूसरी का कॉस आया, तीसरी का कॉस आया, तो हमारे पास फंक्शन आ रहे हैं। तो हमें पता चला कि हमारा जो लॉस होता है, कॉस्ट होता है, वो क्या होता है, गैस माइनस
गैस माइनस क्या होता है? एक्चुअल। हमारे पास एक इक्वेशन है, हमारा गोल क्या है? हमारा गोल ये है कि जो कॉस्ट है, लॉस्ट है, ज्यादा आना चाहिए, कम आना चाहिए? रिग्रेशन में क्या होना चाहिए? कम आना चाहिए, कम आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा गोल ये है कि हम इसको मिनिमाइज करेंगे, जैसा कि यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि हमारा गोल क्या है? मिनिमाइज करना है। अच्छा, अब जब मिनिमाइज कर लेंगे उसके बाद क्या करें? उसके बाद ये कह रहा है अब हमारे पास y जो है, y के ऊपर हमने कॉस्ट रख लिया, एरर रख दिया, ठीक है। और एरर किसके बराबर था? गैस माइनस एक्चुअल। उसके पास जो भी सम करने के बाद आया तो वो आपके पास आंसर है। तो मैं उसको गैस कहूं, गैस माइनस एरर कहूं, यानी y कहूं, या फिर आपका एरर कहूं, और उसको हमने किसके बराबर कर लिया? एरर को। एरर किसके बराबर है? अब x के बराबर, x के बराबर है, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने कहा कि ये हमारे पास कॉस्ट है, पहली की कॉस्ट, दूसरी की कॉस्ट, तीसरी की कॉस्ट, और ये हमारे पास क्या? एरर है। तो x के ऊपर हमारा एरर चल रहा है और y के ऊपर हमारी कॉस्ट चल रही है। अच्छा, तो यहां पे हमने क्या किया? यहां पे हमने वही पैराबोला की जो इक्वेशन थी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमने इक्वेशन ले ली। अच्छा, अब ये इक्वेशन जब बन गई तो हमने अब करना क्या है? पहले पॉइंट के ऊपर हम, ठीक है, पहले पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे? लाइन की इक्वेशन हमने सॉल्व की और हमारे पास एक लॉस आ गया। वो किसी भी पॉइंट पे आ सकता है ना, लॉस इस पॉइंट पे आ गया। तो अब ये रूल क्या कहता है? उसका वही डेरिवेटिव वगैरह हम निकालेंगे। तो वो डेरिवेटिव निकालते हैं, उसका एक स्लोप आता है, जो भी स्लोप आएगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, जो भी हमारे पास स्लोप आएगा, जो भी हमारे पास, यानी उस लॉस के ऊपर स्लोप निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं, उसका जो भी डायरेक्शन बता रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? उसकी अपोजिट डायरेक्शन में वेट्स को अपडेट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां पे ये इसको बताने की कोशिश कर रहा है। हमारे पास देखिए, सिर्फ यही ग्रेडियंट डिसेंट का मेथड नहीं है, और बहुत सारे मेथड हैं जो कि ऑप्टिमाइजेशन में इस्तेमाल होते हैं, तो हम उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली डीप लर्निंग में जो इस्तेमाल होता है वो आपका स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर को हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारी बहुत आसानी से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ठीक है, तो ये बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन आपकी स्कीम है। हमने एक पॉइंट लिया, क्या है? ये डॉट है, एक्स कोमा वाई, उसके ऊपर ये कॉस्ट आई, तो ये पी जो है ये कॉस्ट पॉइंट हमारे पास निकला है। अच्छा, अब जब हमारे पास ये कॉस्ट पॉइंट निकल गया, हम इसके ऊपर क्या निकालते थे? क्या निकालेंगे इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर? अभी बताया था ना, जो भी लॉस आता है उसके ऊपर हम यानी प्लॉट करवाते हैं उस ग्राफ के ऊपर, और उसकी क्या निकालते हैं? स्लोप निकालते हैं। अच्छा, अब जब आपने स्लोप निकाला तो अब रूल क्या कहता है? स्लोप निकलने के बाद, स्लोप निकलने के बाद क्या करना है हमें? अगर इफ स्लोप इज नेगेटिव, ठीक है, तो डाउन सैंपलिंग हो रहा है, या पॉजिटिव तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमारा रूल क्या कहता है? वेट्स को, W एंड B की वैल्यू जो आगे जाके हम इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, उसको हमें क्या करना होगा? उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है। अच्छा, देखो रूल ये कह रहा है कि हम इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव होना है, ठीक है, तो एक जंप का फंक्शन हम बना रहे हैं। हमारी ये लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस बी। अच्छा, अब जब y इज इक्वल टू mx प्लस बी हमारे पास मौजूद है, इसके अंदर कुछ चीजें हम कांस्टेंट कर देते हैं। कांस्टेंट चीजें क्या हो रही हैं? आपकी x और y कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट रहेंगी। हम क्या करते हैं? इसमें इस फंक्शन को उठा के यहाँ पे लेते हैं, और इसमें जो चेंज होने वाली चीजें हैं वो क्या क्या है आपके पास? m और b। तो मैंने एक फंक्शन बनाया j, और j में चेंज होने वाली चीजें क्या क्या है? जो पैरामीटर हम पास करना है, बार बार ये चेंज होंगे ना, ऐसा ही है ना, w और b की वैल्यू, सही है। तो हमने एक फंक्शन लिया जिसके पैरामीटर है m और b, जो कि चेंज होंगे, क्योंकि आपका फंक्शन क्या था? एक्स स्क्वायर के बराबर था। x का मतलब क्या था? आपका एरर, ठीक है, और एरर किसके बराबर है? ये पूरी इक्वेशन है mx प्लस बी, और उसमें से आप क्या माइनस करते हैं? एक्चुअल वैल्यू। एरर इसी के बराबर होता है ना, जो अभी हमने पीछे पढ़ के आए, mx प्लस बी माइनस वाई, ये पूरी इक्वेशन थी आपकी, याद है एरर की? देखिए, इतना हिस्सा तो आपकी प्रेडिक्शन था, ये y निकालता है, और
y यानी ये क्या था, ये गैस था, और y आपका क्या था, एक्चुअल था, ऐसे ही ये आ रहा है ना, गैस माइनस y। इस इक्वेशन को मैंने इस तरह लिख दिया, तो क्या गलत किया है? लिख सकते हैं ना? यस सर। ठीक है जी, तो ये आपने किया। अब हमें क्या करना है, वी आर सपोज टू फाइंड द वे वी आर चेंज m एंड b। अब कैसे एंड b को हम चेंज कर रहे हैं, ये डेरिवेटिव वगैरह हम निकालते हुए, तो हमने ये फंक्शन हमारे पास बन गया jm, और क्या है, एरर स्क्वायर। तो हमारे पास ये फंक्शंस हमने बना दिया। इन दोनों के ऊपर बोथ साइड हमें क्या लेना है, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव का रूल याद है ना? याद है नहीं? यस सर। ओके, तो डेरिवेटिव में क्या हो रहा है, आपने देखिए जे के साथ लिया तो डी जे ओवर डी एम, ये आपके पास ये आ गया लेफ्ट साइड के ऊपर, इतने पार्ट को सॉल्व करने पे डेरिवेटिव। अच्छा, एरर के ऊपर अप्लाई किया डेरिवेटिव, तो अब डेरिवेटिव जो अप्लाई होता है, पावर जो होती है शुरू में आ जाती है। यस सर। ठीक है, पावर आ गई शुरू में, एरर ऐसे ही आ गया डॉट, और फिर एक यहाँ पे बचता है, तो उसके साथ भी यानी एरर यानी पॉइंट के साथ अप्लाई होगा, जिसका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो एरर आएगी क्या आएगा, 2 एरर, ऐसे ही इतना पार्ट 1 के बराबर है, तो ये क्या होगा, ये बचेगा। अच्छा, अब जब ये आपके पास इक्वेशन बची है, आगे अब चलते हैं। हमने यहाँ पे ये सॉल्व किया था, डी अवर एरर, ठीक है, डी एम अवर, ये आपके पास इक्वेशन हम इसको प्रूव करने वाले हैं। हाँ, यहां तक हम आ गए थे ना, 2 एरर तक हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा, अब ये रूल क्या कह रहा है कि हमारा जो x था और ये लर्निंग रेट है, ये दो चीजें हमारे पास नहीं आई है। लर्निंग रेट का कुछ पता है जी? लर्निंग रेट का कुछ पता है आप लोगों को? लर्निंग रेट और स्टेप का पता है? नहीं सर। ओके, नहीं पता, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, अब आप देखें कि यहाँ पे ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, इस तरह आगे गिनती चल रही। ठीक है, मैं आपको कहता हूं आप इस पॉइंट पे खड़े हुए, आपको मैक्सिमम ना इस पॉइंट तक पहुंचना 3 तक। ठीक है, तो अगर मैं एक एक स्टेप लेता हूं, तो यहाँ पे पहले स्टेप पे यहाँ होंगे, दूसरे स्टेप पे यहाँ होंगे, तीसरे स्टेप पे यहाँ होंगे, चौथे पे यहाँ होंगे, ठीक है, और 5वें पे यहाँ पहुंचेंगे, ऐसा ही है। अच्छा, अब मैं क्या करूं, मैं कहता हूं स्टेप 2 ले। आप इस जगह पे खड़े में 2 स्टेप, यानी एक स्टेप छोड़ दें, आप इस जगह पे खड़े हैं, तो दूसरा स्टेप कहां पे होगा, यहां पे, और तीसरा स्टेप कहां पे होगा, यहां पे, ऐसे ही। ये चीज समझ आई? स्टेप, यस सर। एक स्टेप छोड़ ले। अच्छा, मैं अगर कहता ये स्टेप 3 होता, आप इस जगह पे खड़े हैं, तो स्टेप 3 का मतलब क्या है, इस पे, तो दूसरा स्टेप कहां होगा आपका, यहां पे, और तीसरा स्टेप यहां कहीं होगा। ये चीज क्लियर है? तो स्टेप साइज बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लर्निंग रेट भी कहते हैं। अगर आप ये ज्यादा रख देंगे, तो आपको तो यहां पे पहुंचना था, 3 रखा तो आप यहां पहुंच ही नहीं पाए थे। 3 जब आपने रखा था, आप यहां पहुंच पाए थे? आप यानी आपको यहां पहुंचना था, आपने 1, 2, 3 के स्टेप पे आप यहां पहुंच गए। ठीक है, 2 के स्टेप पे आप 2 के स्टेप पे यहां पे यानी पहुंच रहे, लेकिन बाज़ औक़ात अगर 2 का स्टेप में यहां से स्टार्ट करता, अब 2 के स्टेप से चले, अब कहां पे जाएंगे आप, यहां पे आएंगे। तो स्टेप का मतलब है, अगर आपकी गिनती है 1, 2, 3, 4, 5, मैं आपको कहता हूं एक एक के स्टेप से आपको आगे बढ़ना है। तो एक एक का स्टेप, पहला स्टेप ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। ठीक है, मैं आपको कहता हूं 3 के 2 के स्टेप से बढ़ना है, तो पहला स्टेप ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, ऐसे ही। और अगर मैं आपको कहता हूं आपको 3 के स्टेप से बढ़ना है, तो पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, और तीसरा स्टेप 7 पे होना चाहिए, ऐसे ही। ये बात समझ आई? स्टेप, यस सर। ठीक है, तो इसको हम स्टेप या लर्निंग रेट भी कहते हैं। तो यहां पे जो आपका x है, ये तो कॉमन कांस्टेंट है, ये तो हमारा x क्या लेता है, कांस्टेंट, हम वो कांस्टेंट x उठा के लिए आए।
अच्छा, फिर ये हमारे पास क्या था, लर्निंग रेट जो एडिशनल हमने क्या किया, पार्ट यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, अच्छा ये इसने एरर जो हमारे पास वो आया ना, 2 एरर पीछे वाले इक्वेशन में, 2 एरर को इसने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके इस तरह भी वो लिख सकता है। तो ये मुख्तलिफ तरीके बता रहा है। तो dj ओवर dm, इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ, dj ओवर d एरर भी हम लिख सकते हैं। तो ये इसको सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरह के इक्वेशंस हैं। अच्छा, अब देखिए हम क्या मालूम कर रहे हैं, डेल्टा m। डेल्टा m का मतलब क्या है कि हम m की वैल्यू मालूम करना चाह रहे हैं विद स्मॉल चेंज ऑफ x या एरर। तो हम एरर के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग की बेस पे हम किसको मालूम फाइंड करना चाह रहे हैं, डेल्टा m। डेल्टा m का मतलब है स्मॉल चेंज, यानी w की वैल्यू में क्या स्मॉल चेंज आएगा, w की वैल्यू में सॉरी b की वैल्यू में क्या स्मॉल चेंज आएगा। ये हमारे पास फार्मूला था एरर x, पीछे हमने ये फाइंड किया हुआ है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आपके पास आ रहा है, डेल्टा m। इसको हमें सॉल्व करना है। अच्छा, तो हमने पढ़ा d आपकी फंक्शन था, b और m के अगेंस्ट चेंजिंग हमें चाहिए थी, और x स्क्वायर हमारे पास ये फार्मूला था। इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो सिंप्लीफाई कैसे हो रहा है, डेरिवेटिव लेते हुए dj ओवर dm dv क्या होगा, यानी जो वैल्यू अभी आपने पीछे सॉल्व किया है ना, उठ के यहाँ पे आ जाएगी 2। ठीक है, आपकी एरर जो था वो इसके बराबर था, ऐसा ही था ना जी। यस सर। ओके, असल में मैं देख रहा हूँ मैं टाइम थोड़ा सा वो हो रहा है, तो दूसरी क्लास का भी मुझे देखना है। अच्छा, अब एक काम करें, ये आपके पास है रमशा, आप मौजूद हैं? रमशा, आर यू देयर? जी, कोई स्टूडेंट इसको समझाना चाहेगा ये आगे क्या पार्ट हो रहा है, ऑपरेशन परफॉर्म? काय मैथ के चीते? जी, m की हमारी पुरानी वैल्यू थी, हम डेल्टा m मालूम करना चाह रहे हैं। तो ये आपके पास m1, ये न्यू m है। m1 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी न्यू वैल्यू की, और ये आपकी क्या है, आपकी पुरानी वैल्यू जो कि आपकी w की वैल्यू थी। उसका एरर को मल्टीप्लाई करो x से, और उसको मल्टीप्लाई कर दो एरर रेट से। ये आपकी जो फार्मूला होगा ये किसके लिए होगा, आपका m1 यानी w1 के लिए। b1 जो कि आपका न्यू आपकी बायस की वैल्यू होगी, उसके लिए ये फार्मूला होगा। ठीक है, तो हर इपॉक के ऊपर ये पूरी इक्वेशन चलती रहेगी और प्रोसेस चलता रहेगा, जो कि हर दफा आपके, अच्छा देखिए ये m और b की वैल्यू जब चेंज होती है, वेट्स की वैल्यू जब अपडेट होती है, तो आपका लॉस ऑटोमेटिक क्या होता है, कम होगा। हमारा पर्पस अभी कम करना है ना, तो w एंड b की वैल्यू को हम अपडेट करेंगे, जिसकी बेस के ऊपर आपकी हर दफा हर इपॉक के ऊपर कॉस्ट क्या होगी, लॉस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो मैं इसको गेट के ऊपर पुश कर दूंगा, इसको आप एक नज़र देख लीजिएगा, बल्कि मैंने किया हुआ है सैटरडे वाली क्लास के अंदर, तो उसको एक नज़र आप लोग अपने पास ये पेज डाउनलोड कर लें, जरा चेक करें आपके पास डाउनलोड हो रहा है। सर जी, ये एरर यहाँ तक तो समझ में आ गया, लेकिन ये डेल्टा बी के इक्वल क्यों है, डेल्टा बी इज इक्वल टू एरर? अच्छा देखिए यहाँ x कांस्टेंट है ना, तो इस वजह से हम कांस्टेंट को यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं। इसको एक नज़र आप लोग देख लें, क्योंकि थोड़ा सा टाइम मेरे पास कम है, तो आप लोग एक नज़र ना इसको पढ़ के आए, और फिर इसको हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके सर। चलें, बेस्ट है। तो आज के लिए इतने रखते हैं। रमशा, आप अगर हैं तो कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, या रमशा का इंटरनेट आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया है। ठीक है, चलें तो फिर हम क्लास को यहीं पे आज एंड करते हैं। आप ये जो नोट्स वगैरह हैं इसको देख लें, आप लोग की आसानी के लिए इसको बहुत यानी सिंप्लीफाई किया है, तो इसको एक नज़र आप देख लें, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है। बट आप एक्सक्यूज मी शेयर तो करेंगे ना? क्या चीज़? ये गेट पे नोट मैं नहीं शेयर कर,
जी ठीक है। ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है, आपने यहाँ जाना है ENG डबल कासिम। सर एक बात पूछनी थी, अगर आपके पास 1-2 मिनट हो तो। जी जल्दी से पूछें। सर वो जो लास्ट क्लास में आपने एक्सरसाइज कराई थी एग्जाम्पल, उसकी एमएस के साथ जो डेटा सेट यूज किया था, अच्छा वो एक तो वो ये बता दीजिए कि वो फाइल हम डाउनलोड कहाँ से करें, और दूसरा मैंने वो डाउनलोड करी थी जो आपने कोलैब गूगल वाले जो बताई थी, वो फाइल है एंड जिप के फॉर्मेट में, उसको रीड किस तरह कर सकते हैं, उसको अगर खोल के देखना चाहें उस डेटा के अंदर क्या है तो वो कैसे करें? नहीं वो numpy array, वो तो numpy array के जरिए लोड होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा। और दूसरा जो है आप जब एमनेस डॉट लॉड करते हैं ना, ठीक है, डेटा डॉट लॉड, तो वो खुद ब खुद लॉड हो जाता है, अनजिप वगैरह वो खुद कर देता है। अच्छा, ठीक है, मतलब जैसे नॉर्मल जिप फाइल होती है उसको हम अनजिप करके तो खोल लेते हैं, वैसे नहीं है वो? नहीं वैसे नहीं है। मैंने चैट के अंदर ना ये लिंक सब आप लोगों के साथ शेयर किया है, इसको एक नज़र देख लीजिएगा, ठीक है? तो वो नॉर्मल नहीं है। तो इसके ऊपर आप एमनेस फैशन के ऊपर भी ये डेटा सेट मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है, इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक ठीक है, एमनेस पे आपने कर लिया, एमनेस डेटा पे भी हमने कर लिया है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, ये आप सारी चीज़ें देख लीजिएगा, फिर जो भी मुश्किल हो तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? चलें, मोस्ट वेलकम। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, दुआ में याद रखिएगा और प्रैक्टिस यार लाजमी करें, अदरवाइज ये चीज़ एमनेस फैशन पे अगर अभी तक आपने काम नहीं किया तो लाजमी एक दफ़ा उसके ऊपर काम कर लें। सेम वही कोड है, तमाम चीज़ें वही हैं, सिर्फ लॉट के अंदर एमनेस फैशन आपको लिखना है। हमने उस पे काम तो शुरू किया था एमनेस के ऊपर और कोलैब के ऊपर, तो वो वहाँ पे काफी मतलब वो चीजें नजर आ रही होती है उस डेटा के। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है? ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।